हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नेवर बी लिमिटेड बाय अनदर पर्सन्स लिमिटेड इमेजिनेशन। यानी कि कभी भी अपने आप को दूसरे लोगों के नज़रिए से ना लिमिट मत कर दो। कोई बोलते कि तू ये नहीं कर सकता तो उस चीज़ को आप हकीकत मत बना लो कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि वो नहीं कर पाया, उनकी इमेजिनेशन छोटी सी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कर सकते, राइट। आपके अंदर काबिलियत है, खुद के ऊपर विश्वास करो, उस दूसरे पर्सन के ऊपर नहीं। उसको आपकी क्षमता का नहीं पता है, राइट। खुद के ऊपर विश्वास करो और अगर कोई ऐसा बोलता भी है ना तो ये ठान लो कि मैंने उसको झूठा साबित करना है, मैंने उसको गलत साबित करना है, ओके। फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। और सभी बच्चों से पहले ही अपॉलॉजी चाहूँगी, मेरे गले में थोड़ा पेन है, इस वजह से अगर मेरी आवाज़ कम है तो आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के सुन लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट मिलिट्री गेन्स यानी कि मिलिट्री बढ़त, यानी कि मिलिट्री के तौर पे मिलिट्री की कार्रवाई में बढ़त हासिल करने के बावजूद भी A solution to Maoist insurgency cannot be based on just violence। अगर हमने माओइस्ट कौन होते हैं? माओवादी लोग जो होते हैं, लेफ्टिस्ट मूवमेंट के जो सहयोगी होते हैं वो लोग, उनकी अगर हमने उनको रोकना है, इंसर्जेंसी मतलब रिबेलियन, विद्रोह, ठीक है। तो माओइस्ट विद्रोह को अगर हमने रोकना है तो केवल वायलेंस के ऊपर आधारित नहीं हो सकता, यानी कि केवल मिलिट्री सोल्यूशन, मिलिट्री बेस उसका नहीं हो सकता, आधार नहीं हो सकता कि गोलीबारी से हम उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। अगर हमें लंबे समय का इसका लॉन्ग डिस्टेंस और लंबे समय का इसका हल निकालना है ना, क्योंकि वो तो हम इतने सालों से कर ही रहे हैं। आप अक्सर खबरों में आए दिन कहीं ना कहीं महीने में एक आध बार तो खबरों में न्यूज़ हो ही जाती है कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ में उनकी मुठभेड़ हुई। कभी वो सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला करते हैं, पुलिस के जवानों के ऊपर हमला करते हैं, कभी वाइस वर्सा चलता है, राइट। तो ये चीज़ें तो चलती रह रही हैं इतने सालों से, लेकिन कोई हल तो निकला नहीं। वो लोग भी उतने ही तादाद है, शायद बढ़ भी गए होंगे, है ना, और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और सेम गोज़ विद कि हल तो कुछ निकला नहीं, तो जाहिर सी बात है कि केवल मिलिट्री ऑपरेशन से तो ये हो नहीं सकता। For a long-standing insurgency that peaked in the early to mid 2000s, एक बड़े लंबे से चली आ रही इंसर्जेंसी जो पीक्ड मतलब अपनी सीमा पर थी, चरम सीमा पर थी, एकदम टॉप नॉच थी। कब? अर्ली टू मिड 2000s, मतलब जब 2000 साल की शुरुआत थी और जब उसका मिड था तब। The war against the Maoist has settled into some sort of pattern। उसके बाद से जो उनके अगेंस्ट में जो वॉर है वो एक तरीके के किसी पैटर्न का आदी हो गया। यानी कि जो मैंने आपको भी थोड़ी देर में बताया कि थोड़े दिन में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो वो एक पैटर्न सा बन गया कि अच्छा अब इतने दिन से वो शांत बैठे थे, अब कुछ ना कुछ वो करने वाले हैं, वो अब हमें भी समझ में आने लग गया। Recently, the insurgents suffered a series of blows from paramilitary and police forces। अभी हाल फिलहाल में ये जो विद्रोही हैं इनको बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं। थोड़े सीरीज मतलब कुछ लगातार कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ घटनाक्रम हुए हैं जो उनको झटके लगे हैं बाय पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस, विच इंक्लूड द किलिंग ऑफ एटलीस्ट 29 माओइस्ट इन द बस्तर रीजन इन छत्तीसगढ़ ऑन ट्यूसडे, जिसमें 29 माओइस्ट की मौत हो गई, मार दिया गया है उनको बस्तर रीजन में, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? ट्यूसडे को। Limited to the jungles of central India and in places of sparse tribal presence with a weaker presence of developmental and welfare state। बोल रहे हैं लिमिटेड मतलब सीमित। किस चीज़ से सीमित? कि वो सेंट्रल इंडिया के जंगलों से सीमित हैं, वहाँ तक सीमित हैं। एंड इन प्लेसेस ऑफ स्पार्स मतलब होता है कमी, जहाँ पे उनकी डेंसिटी कम है, तो उन जगहों पे सीमित हैं जहाँ पे ट्राइबल लोगों की प्रेजेंस कम है, विद वीकर प्रेजेंस ऑफ डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर स्टेट्स, और जहाँ पे ट्राइबल लोगों की प्रेजेंस भी कम है और वहाँ पे
जो सरकारी डेवलपमेंटल और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी कम हैं, उनकी स्थिति भी कमज़ोर है। उस जगहों पे इनकी प्रेजेंस सीमित है। जहाँ पे सरकारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे खासे स्पीड से चले हुए हैं, ट्राइबल लोग जो हैं वो अब मॉडर्न बन गए हैं, वहाँ पे शायद इन लोगों का इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है जो ट्राइबल लोग हैं। माओइस्ट कौन है? माओइस्ट बेसिकली कुछ ट्राइबल लोग जो अपनी मांगे बनवाना चाहते थे, है ना, वो लोग हैं कि उन लोगों को लगा कि भाई हम लोगों की बातें सरकारें ऐसे नहीं सुनेंगी। फिर उनके दिमाग में आया कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, तो फिर वो लोग उस रास्ते पे चल गए कि हमारी अगर मांगे सरकारें, क्योंकि ऐसा होता है कभी भी कोई रिटेलिएशन होता है, चाहे किसान आंदोलन है, चाहे कोई भी आंदोलन है, उसमें एक पक्ष होता है तो शांति से चीज़ें करने की कोशिश करता है। हम ये चाहे इतिहास से देख लें, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक पक्ष था जो शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करके, धरने करके, भूख हड़ताल करके ऐसे वो अपने मांगे मनवाना चाह रहा था, अपनी बात सरकार के आगे रखना चाह रहा था। दूसरा पक्ष था जो सोचता था कि सरकार को हमारे जीने मरने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क तब पड़ेगा जब उनको कुछ कमी होगी, उनको कुछ नुकसान होगा। तो वो रिटेलिएटिव काइंड ऑफ और एग्रेसिव काइंड ऑफ आइडियोलॉजी रखते थे लोग। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है। कुछ लोगों ने अपनी मांगे आंदोलन से, बातों से, बातचीत के ज़रिए मनवाने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने सरकार को डरा के अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करी। तो जिन इलाकों में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, जिन इलाकों में जो लोग हैं वो अच्छी खासी जो भी सरकारी योजना है उनका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, उन इलाकों में तो भाई ये माओइस्ट का दबदबा कम है। लेकिन जहाँ पे ऐसा इसका उल्टा है, वहाँ पे उनका दबदबा ज़्यादा है। रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे कम है, द माओइस्ट हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फोर्स विद फ्यूअर टेकर्स ऑफ देयर पार्टीज। अब माओइस्ट को हमने कम कर दिया है। अब वो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं रह गई है कि एक विचारधारा थी कि हमें अपनी बातें मनवानी है, इसलिए हमने सरकार को दबाव में ला के ऐसे काम करवाना है, वो वाली विचारधारा नहीं रह गई है। या फिर पहले जब होता था कि नहीं, हमारी विचारधारा कुछ अलग है, हम चाहते हैं कि भाई इस तरीके से हमारी कम्युनिटी का उद्धार हो, तो वो कोई विचारधारा नहीं रह गई है। अब बहुत थोड़े से लोग हैं जो उनकी पार्टी का या माओइस्ट पार्टी का, क्या नाम है माओइस्ट पार्टी का, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, CPI और CPIM, तो बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी के टेकर अब बहुत कम रह गए। टेकर मतलब उनकी पार्टी में हिस्सा लेने वाले लोग अब बहुत कम रह गए। आइडियोलॉजी और विजन्स ऑफ एन अल्टरनेटिव स्टेट, जो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इस पार्टी की, वो क्या है कि भाई हमारा एक अल्टरनेटिव स्टेट, अल्टरनेटिव सरकार हमारी होनी चाहिए। What have retained, however, is an ability to target security forces. लेकिन उनका क्या एक चीज़ जो रह गया है, एक जो चीज़ मैं बोला ना कि उनकी विचारधारा तो कम हुई है, लेकिन जो चीज़ उनकी मजबूत से बनी हुई है वो क्या है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला अभी भी बड़ी क्षमता के साथ में कर पा रहे हैं। एविडेंट इन द किलिंग ऑफ 22 पैरामिलिट्री पर्सनल इन अप्रैल 2021, जो कि साफ दिखता है, विदित होता है, जब 22 पैरामिलिट्री पर्सनल जो कि अप्रैल 2021 में मार गिराए गए थे, एंड 10 जवान्स इन अप्रैल 2023, और 10 जवानों की हत्या कर दी गई थी अप्रैल 2023 में। अब देखो, दोनों ही अप्रैल की घटना है। This has necessitated security forces to use unconventional military tactics. इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आवश्यकता पड़ गई कि अनकन्वेंशनल मतलब जो यूजुअली हम लोग युद्ध रणनीति में या इस तरीके की इंसर्जेंसी में अपनी रणनीति नहीं अपनाते, वैसी अनकन्वेंशनल उनको कुछ मिलिट्री टैक्टिक्स अपनानी पड़ी। टैक्टिक्स मतलब रणनीति, तो मिलिट्री रणनीति उनको अपनानी पड़ी। एंड न्यू कोम्बिंग रूट्स टू टारगेट द आर्म्ड माओइस्ट केडर्स, और नए रास्ते, कोम्बिंग रूट्स मतलब खोजी मार्ग, नए रास्ते निकालने पड़े, ढूंढने पड़े, जिनसे कि हम इन हथियारबंद माओइस्ट की टुकड़ियों को हरा सकें।
केडर्स मतलब टुकड़ियाँ मतलब जैसे कि ग्रुप्स जो होते हैं, माओइस्ट ग्रुप्स को हम हरा सकें। तो उसके लिए मिलिट्री लोगों को भी, आर्मी पर्सनल, CRPF, BSF, सबको अलग अलग टैक्टिक्स अपनानी पड़ रही है, रणनीति अपनानी पड़ रही है, जो कि आमतौर पे पहले वो नहीं करते थे। While these attacks weaken the military strength of the Maoists, जब ये अटैक्स जो है इन्होंने माओइस्ट की मिलिट्री स्ट्रेंथ तो कम कर दी है, उनका जो हथियारबंद दत्ता है उसकी स्ट्रेंथ तो कम कर दी है। दे कैन नॉट cumulatively wipe out the threat of insurgents as claimed by the Union government, लेकिन केवल हम मिलिट्री के अटैक के बेस पे, मिलिट्री स्ट्रेंथ या मिलिट्री टैक्टिक्स के बेस पे कंप्लीटली इंसर्जेंट्स को वाइप आउट मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, जैसा कि यूनियन गवर्नमेंट ने दावा किया है। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, जब तक उन लोगों को हमने ये देखा ना कि जिन इलाकों में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे हो रहे हैं, जिन इलाकों में जो ट्राइबल लोग हैं उनने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को अपनाया है, उन इलाकों में माओइस्ट का दबदबा कम है। तो जाहिर सी बात है वो लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी नीतियों के बारे में वाकिफ़ होंगे, तभी वो लोग जो है माओइस्ट से ताल्लुक़ अपने कम करेंगे। दिस इज़ बिकॉज माओइस्ट आर इन डिफ़िकल्ट हिली टेरेन एंड हैव शोन द एबिलिटी टू विन ओवर सम डिसकंटेंटेड सेक्शंस ऑफ द ट्राइबल्स। ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि माओइस्ट जो हैं उनका ज़्यादा जो दबदबा है वो डिफ़िकल्ट हिली टेरेन मतलब इलाकों में है, एंड हैव शोन, और उन्होंने बार बार दिखाया है कि वो कुछ डिसकंटेंटेड मतलब कि असंतुष्ट, जो सरकारी नीतियों से असंतुष्ट कुछ ट्राइबल सेक्शंस हैं उनको विन ओवर कर पा रहे हैं मतलब मना पा रहे हैं कि भाई आ जाओ, सरकार तो हमारी बात ऐसे मानेगी नहीं, अब हमारे साथ मिल जाओ। हु आर अफेक्टेड बाय द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? गृह युद्ध, डोमेस्टिक वॉर, जो कि कई दफ़ा हम जो किसानों का और उनका देख रहे हैं, या फिर जो युवा नौजवान और सरकार के बीच में मतभेद चल रहा है, ये सब क्या है? सिविल वॉर है। तो इसके गृह युद्ध जिसके अंदर हमारे ही देश के नागरिक अपनी ही देश की सरकार के विरोध में खड़े होते हैं, उसको बोला जाता है सिविल वॉर। तो जो लोग भी इस तरीके के सिविल वॉर से, सरकारी रणनीतियों से परेशान हैं, वो उन लोगों को मना पाते हैं कि भाई आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। लेकिन अगर अब डिफ़िकल्ट हिली टेरेन है तो वहाँ तक सरकारी नीतियों को पहुँचना भी मुश्किल है, क्योंकि ये लोग ट्राइबल लोग हैं, इनका कोई ऐसा जैसे आंगनवाड़ी है या फिर क्लिनिक्स जो होते हैं वैसी व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पे। वो जंगलों के इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हो सकता है एक आम इंसान का पहुँचना मुश्किल हो, तो वहाँ पे सरकारी नीतियाँ पहुँचना भी मुश्किल है, ठीक है। इसलिए माओइस्ट लोगों को आसानी हो जाती है, क्योंकि वो उन इलाकों से वाकिफ़ है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है कि भाई हम इन लोगों को अपने पास कर लें, अपने बस में कर लें। After 2 decades of fighting the Maoists, whose strength peaked after 2 prominent Naxalite parties merged into the CPI Maoist, बोल रहे हैं 2 दशक हो गए जब हम माओइस्ट के साथ में फ़ाइट कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रेंथ जो है और ज़्यादा मजबूत हो गई, और ज़्यादा हाइट पर पहुंच गई, जब 2 प्रोमिनेंट नक्सलाइट कौन होते हैं? नक्सली लोग, नक्सली पार्टीज़ जब हैं एक साथ आ गई, जो कि क्या बन गई? CPI Maoist। द इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्ग रियलाइज, इंडियन स्टेट मतलब कोई स्टेट की बात नहीं कर रहे, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्ग रियलाइज दैट द ओनली वे आउट इज़ टू टेक देम ऑन मिलिटरीली व्हाइल विनिंग ओवर ट्राइबल्स थ्रू वेलफेयर मेजर्स। बोल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने ये समझ लिया है, बड़े लंबे समय पहले ही उन्होंने ये समझ लिया है कि एकमात्र तरीका जो इनसे निपटने के लिए काम आएगा वो ये है कि इनको मिलिट्री के तौर पे इनकी क्षमता कम की जाए और मिलिट्रीली इनको हराया जाए, और साथ ही साथ ट्राइबल लोगों को जो डिसकंटेंटेड, हमने बात करी ना, ट्राइबल सेक्शंस हैं, उनको वेलफेयर स्कीम्स के तहत जीता जाए, उनको वेलफेयर स्कीम्स के तहत अपने पक्ष में किया जाए, ठीक है। क्योंकि जब उन माओइस्ट को हम मिलिट्रीली कम करेंगे और उनके पास नई भर्तियां करने के लिए कोई होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये एक ऐसा युद्ध बन गया है जिसमें कि
जब तक एक साइड की पूरी ताकत ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये रुकेगा नहीं। और लेकिन अगर उसको और ताकत मिलती रहेगी बीच बीच में तो वो कैसे रुकेगा, है ना। तो इसीलिए उनको हमने ट्राइबल लोगों को वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए पढ़ाना लिखाना है, आगे बढ़ाना है, उनको अपनी मेन स्ट्रीम में शामिल करना है, जिससे क्या होगा, उन लोगों का इरादा ही नहीं रहेगा कि हम माओइस्ट को ज्वाइन करें। In the late 2000s, the use of ploys such as arming tribals to take on the Maoists through flawed campaigns such as the Salwa Judum backfired. पूरे 2000 के सालों में, जब शुरुआती आखिर के 2000 के साल थे, ठीक है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की रेजिम, उस टाइम पे कुछ प्लॉयज मतलब चालाकियाँ की गई, कुछ टैक्टिक्स अपनाएंगे, जिसमें क्या किया गया कि ट्राइबल लोगों को ही हथियार दे दिए गए, ठीक है, उनको हथियार दे दिए गए ताकि वो माओइस्ट से लड़ सके। और वो जो कैंपेन था वो बड़ा ही फ्लॉड था। फ्लॉड मतलब उसमें कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी, गलतियां थी, ठीक है। और इस कैंपेन का नाम क्या था, सच एज सलवा जुदुम। और इसने क्या किया, बैकफायर किया मतलब उल्टा पड़ गया, ये हमारा जो चाल थी वो उल्टी पड़ गई। लेटर इन अ चेंज ऑफ टैक, फिर हमने क्या किया, अपनी रणनीति बदली। द रीच ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड द ब्यूरोक्रेसी ग्रेजुअली एक्सपैंडेड इनटू हिथर्टो इनएसेसिबल एरियाज। फिर क्या किया गया कि भाई हमारे जो वेलफेयर स्कीम्स है, सरकारी योजना है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसको धीरे धीरे हमने हिथर्टो मतलब जो अब तक इनएसेसिबल ऐसे इलाके थे जहाँ पे नहीं जाया जा सकता था, दूरगामी जो इलाके थे उनके तक पहुँचाया गया, सेंट्रल इंडिया के उन इलाकों तक पहुँचाया गया। एंड हेल्प negate Maoist propaganda about the Indian state being exploitive। और फिर जो इसकी वजह से जो माओइस्ट लोगों का प्रोपोगंडा है, एक इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल है कि भाई हिंदुस्तानी सरकार जो है वो हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, वो ख़त्म हो पाया, वो कम हो पाया, ख़त्म नहीं हो पाया, कम हो पाया। तो वही बात आ गई कि आपको वेलफेयर स्कीम्स इन लोगों तक पहुंचानी पड़ेंगी, तभी इन लोगों को फ़ायदा लगेगा कि भाई हाँ, सरकार हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी हितैषी है, हमारी मित्र है, हमें आगे बढ़ाना चाहती है। Several tribal people tired of the welfare and violence, कुछ ट्राइबल लोग जो कि इन युद्ध और वायलेंस से परेशान हो चुके हैं, refused to support the Maoist, वो अब इन माओइस्ट को सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं, leading to desertion in their ranks in other states as well, जिसकी वजह से desertion मतलब कमी आना, किसी चीज़ में कमी होना, ठीक है, या डिसर्शन मतलब पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ये क्या कर रहे हैं, अब दूसरे स्टेट्स में भी इनका पलायन हो रहा है, यानी कि दूसरे स्टेट्स में भी इनके रैंक्स में इनकी जो संख्या है, जो लोग इसको ज्वाइन करें, उसमें कमी आई है। इन छत्तीसगढ़ हाउएवर द कॉन्स्टेंट वॉरफेयर हैज़ हेल्प द माओइस्ट टैप इनटू सम डिसकंटेंट। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लगातार जो है युद्ध चला हुआ है, ठीक है, और इसकी वजह से जो माओइस्ट हैं वो कुछ असंतुष्ट लोगों के ऊपर, कुछ असंतुष्ट ट्राइब्स के ऊपर टैप करना मतलब उनका उपयोग कर पाने में सफल हो पाते हैं, ठीक है। Civil society and peace activists have tried to initiate ceasefire talks between the Maoists and the security forces। अब कई सारी सिविल सोसाइटीज़ ने, कई सारी एक्टिविस्ट ने, शांति जो एक्टिविस्ट होते हैं, उन्होंने बहुत बार कोशिश करी कि एक सीज़ फायर की बातचीत इन माओइस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कराई जा सके। बिसाइड्स asking the insurgents to use democratic means to take up tribal causes। किसके अलावा, अगर वो इंसर्जेंट्स को बोल रहे हैं कि भाई आप डेमोक्रेटिक तरीके से ट्राइबल कॉजेज़ के लिए लड़ाई लड़िए, आप हथियारबंद तरीके से मत लड़िए, उसके अलावा वो लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में बातचीत हो और सीज़ फायर हो जाए। बट the Maoists, despite setbacks, have refused to give up on their anachronistic ideology। लेकिन जो माओइस्ट हैं उन्होंने इतने सारे सेटबैक्स मिलने के बाद में, इतने सारे हार मिलने के बावजूद भी अपनी जो एनार्क्रोनिस्टिक मतलब रूढ़िवादी जो विचारधारा है, पिछड़ी हुई विचारधारा है, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, उसको छोड़ने से उन्होंने मना कर दिया।
their unwillingness to accept that the poor tribals whom they claim to represent, वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि जो गरीब ट्राइबल लोग हैं जिनका वो दावा कर रहे हैं कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, only want better engagement and outcomes from the welfare and electoral system. वो ये चाहते हैं, मतलब जो माओइस्ट हैं वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि जिन गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करने का वो दावा कर रहे हैं वो गरीब लोग तो वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके साथ में सरकारी चीज़ों के साथ में इलेक्टोरल सिस्टम के साथ में इंगेज होना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये चीज़ वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। A violent overthrow that jeopardizes their lives has ensured that the war of attrition continues. और बोल रहे हैं कि ये जो लगातार निरंतर वायलेंट ओवरथ्रो पलटवार चलता जा रहा है, ये क्या करता है, ये उनको जोखिम में डाल देता है, उनकी जानों को जोखिम में डाल देता है, और ये सुनिश्चित करता है कि ये जो एट्रिशन का वॉर है, एट्रिशन का वॉर मतलब एक ऐसा युद्ध जो लंबे समय तक खिंचा चला जाए जब तक कि दोनों साइड जो आमने सामने पार्टीज़ हैं उन दोनों साइड की या तो फाइटिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, वो लोग हार मान ले कि भाई नहीं अब बस हम थक गए, हम नहीं लड़ सकते, या फिर उनके सारे जो बंदे हैं लड़ने वाले वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये होता है वॉर ऑफ एट्रिशन। तो ये ऐसा युद्ध बन गया है जो कि एक ज़िद का युद्ध बन गया है, एक वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है। जब तक उनकी साइड के लोग ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये रुकेगा नहीं, है ना। और उनके साइड में वो लोग ट्राइबल लोगों को टैप इन कर लेते हैं ताकि वो लोग उनके पास आ जाए, तो उनकी साइड ख़त्म होती नहीं, राइट। तो ऐसा युद्ध बन गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज डिस्कसिंग द फाइट अगेंस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी। तो माओइस्ट के अगेंस्ट में जो युद्ध चला हुआ है उसको डिस्कस करते हुए पैसेज की टोन कैसी है। देखो, राइटर ने बोला कि केवल मिलिट्रली तरीके से आप इस युद्ध को नहीं ख़त्म कर सकते, इस युद्ध को नहीं रोक सकते। उन्होंने बोला कि ये आर्ट्रिशन का वॉर बन गया है। तो आर्ट्रिशन का वॉर कोई अच्छी उपाधि तो है नहीं, है ना। आर्ट्रिशन का वॉर मतलब एक गलत ही चीज़ है कि भाई आप उस साइड के या तो सारे बंदों को ख़त्म कर दो या फिर उन लोगों को इतना आप कमज़ोर कर दो कि वो लोग हार मान जाएं, या फिर आपकी साइड के बंदे ख़त्म हो जाएं और आपकी साइड के लोग इतने कमज़ोर हो जाएं कि वो हार मान जाएं। ठीक है, तो ये ज़िद का युद्ध कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो ये क्या है, काफ़ी क्रिटिकल है। टोन पैसेज की काफ़ी क्रिटिकल। उन्होंने बोला कि सरकार को केवल मिलिट्री चीज़ों से, मिलिट्री टैक्टिक्स इस्तेमाल करके नहीं करना चाहिए युद्ध, उनको वेलफेयर स्कीम्स का बढ़ावा देना चाहिए। सो ऑप्शन ए क्रिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage regarding the fight against Maoist insurgency? कि पैसेज की माओइस्ट इंसर्जेंसी के रिगार्डिंग मेन थीम क्या है। The futility of violent conflicts and the need for comprehensive welfare strategies। बिल्कुल करेक्ट है, यही उन्होंने बोला कि भाई वायलेंट टैक्टिक्स से तो हल नहीं निकलने वाला खाली, है ना। उन्होंने बोला कि भाई वायलेंट मेजर्स जो हैं वो उनसे आप माओइस्ट की संख्या कम कर सकते हो कुछ हद तक, लेकिन अगर आप ट्राइबल लोगों तक वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंचाओगे तो उनको हमेशा एक मतभेद रहेगा सरकार के साथ में। उनको सरकार के अंदर में एक कमी दिखाई देगी कि भाई सरकार हमारे हित की बात नहीं कर रही, और फिर उनकी संख्या फिर उतनी ही हो जाएगी। तो आप उनको मार गिराना तो आपका टारगेट नहीं है ना कि भाई हमने सारे माओइस्ट को मार गिराना है, ये तो आपका टारगेट नहीं है। आप वो, क्योंकि जब आप मार गिराने की बात करते हो तो कल को कोई ना कोई फिर उठ के खड़ा हो जाएगा। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि वो खुद मना कर दें कि नहीं हम आपके साथ हैं, हमें पता है सरकार हमारा बेनिफिट चाहती है, और फिर हम इस रास्ता को नहीं अपनाएंगे। वो कब पॉसिबल है, जब ट्राइबल लोगों के पास में वेलफेयर स्कीम्स पहुंचेंगी, वो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स why military tactics alone cannot resolve the Maoist insurgency। बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सी बात ये एक्सप्लेन करती है कि केवल मिलिट्री टैक्टिक्स जो है वो माओइस्ट इंसर्जेंसी को ख़त्म नहीं कर सकती।
द माओइस्ट हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड, उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, सजेस्टिंग दैट दे कुड बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड विद अ कंटिन्यूड मिलिट्री फोकस। इनकरेक्ट है। उन राइटर ने बार बार इस बात के ऊपर जोर दिया है कि केवल मिलिट्री एक्शन से आप उनको कम नहीं कर सकते, आप उनको कम कर पाएंगे लेकिन आप उस प्रक्रिया को, उस सोच को ख़त्म नहीं कर पाएंगे जब तक कि लोग आपसे नाराज़ रहेंगे, जो आम जनता है वो आपसे नाराज़ रहेगी। फिर वही चीज़ होगी, कुछ लोग आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, कुछ लोग जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और कुछ लोग फिर माओवादी तरीके का अपनाना शुरू कर देंगे। द डिफ़िकल्ट टेरेन and the Maoist ability to garner support from some tribal sections make military solutions alone ineffective। बिल्कुल करेक्ट है कि क्योंकि ये जो माओइस्ट लोग हैं ये हिली इलाकों में हैं, जो कि इनएक्सेसिबल हैं आम जनमानस के लिए, उन इलाकों में बसे हुए हैं और वो टेरेन्स जो है वो इलाके बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सेस कर पाना। और क्योंकि माओइस्ट लोग जो ट्राइबल सेक्शंस हैं उनका सपोर्ट हासिल कर पाते हैं, इसलिए ये बड़ा केवल मिलिट्री तरीके से युद्ध करना बड़ा इनफेक्टिव हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज, विच फैक्टर सिग्निफिकेंटली contributes to the ongoing challenge posed by the Maoist insurgency despite recent military gain। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार कौन सा एक फैक्टर है, कौन सा एक चीज़ है जो बहुत भारी मात्रा में, जो अभी हमें माओइस्ट इंसर्जेंसी है उसको चैलेंज करता है, जो हमारे एक्शंस हैं उनके अगेंस्ट में, उनको ख़त्म करने के लिए उसको चैलेंज करता है। हालांकि हमारे इतने मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं, इतने मिलिट्री गेन्स हैं, तो वही चीज़ कि भाई वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं पहुँच रही तो लोग परेशान हैं, वो लोग फिर सरकार को अपना विद्रोही समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो माओइस्ट जितने हम मारते हैं, जितने हम ख़त्म करते हैं, उतने ही लोग उसमें फिर जाके शामिल हो जाते हैं। ठीक है। The ideological appeal of the Maoists has increased। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी है। तो हमने पढ़ा था, राइटर ने एक जगह पे बोला था कि ये अब आइडियोलॉजी की वॉर रह ही नहीं गई है ना, ये किसी की आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी ये है, सरकार की आइडियोलॉजी ये है, ये वो वॉर तो रह ही नहीं गई। राइट। अब ये वॉर केवल और केवल जिद की, युद्ध की, रूढ़िवादी सोच की, आगे ना बढ़ पाने की, इसकी वॉर रह गई है। सो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द माओइस्ट हैव अडेप्टेड देयर टैक्टिक्स often engaging in open conflicts with larger group of security force। उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बदल ली हैं, ये कह रहे हैं। तो ऐसा हमने पैसेज में नहीं पढ़ा, हो सकता है बदली हो, लेकिन वो ओपन वॉर में तो चलते नहीं, ओपन कन्फ्लिक्ट तो कभी करते नहीं, वो तो छुप के हमला करते हैं। और सडन जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है कि अचानक से हमला, छुप के हमला करना, वो टैक्टिक्स वो अपनाते हैं। ये तो हमें आमतौर पर पता ही है ना, चाहे पैसेज में मेंशन नहीं किया गया लेकिन आमतौर पे तो हमें पता है ये चीज़। ठीक है। और यहाँ पे वैसे हमने इस बारे में डिस्कशन नहीं करा और जो उनकी टैक्टिक्स हैं वो अडेप्ट करने की बात भी नहीं करी, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इन रीजन्स वेयर माओइस्ट्स आर एक्टिव कंटिन्यूज टू प्रोवाइड देम विद अ बेस ऑफ सपोर्ट। बिल्कुल करेक्ट है कि उन इलाकों में, और पता है एक चीज़ ये भी है कि वो इलाके डिफ़िकल्ट टू एक्सेस है, केवल इसी वजह से वहाँ पे ये जो वेलफेयर स्कीम से ये पहुँच नहीं पा रही, ये भी सच नहीं है। कई जगहों पे अगर वेलफेयर स्कीम्स आगे पहुँचने की कोशिश भी करती हैं, पहुँचाई भी जाने की कोशिश करती हैं, तो ये माओइस्ट लोग जो हैं उन स्कीम को लागू नहीं होने देते, वहाँ पे होने नहीं देते, क्योंकि उनको चाहिए कि लोग सरकार से क्रोधित रहें, सरकार से कटे हुए रहें, ताकि वो हमारे से जुड़ सके। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेस the author's position on the effectiveness of military strategies against the Maoist insurgency। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑथर का जो कदम है, ऑथर का जो ओपिनियन है कि भाई मिलिट्री स्ट्रैटेजीज कितनी प्रभावशाली रहेंगी माओइस्ट इंसर्जेंसी के बारे में, उसके बारे में बताता है। तो ऑथर ने तो साफ तौर पे सजेस्ट करा है कि केवल मिलिटरीली बेसिस पे आप नहीं जीत सकते इस युद्ध को, आपको वेलफेयर स्कीम्स का सहारा और साथ के साथ दोनों चीज़ों को, मतलब कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। The author believes that the military strategies combined with welfare measures have completely eradicated the Maoist threat in central India। Incorrect है, उन्होंने बोला कि completely eradicate नहीं हुआ है ना, यही उन्होंने पढ़ा। अगर completely eradicate करना है तो हमें military strategies और welfare schemes का combination अपनाना पड़ेगा।
The author suggests that while military strategies have been somewhat effective, a solution to Maoist insurgency requires more than just violence, including significant welfare and outreach efforts. बिल्कुल करेक्ट है. ऑथर बोलते हैं कि हालांकि मिलिट्री स्ट्रैटेजी से हम काफ़ी हद तक कम कर पाए हैं माओइस्ट को, लेकिन पूरा प्रॉपर सोल्यूशन, पूरा प्रॉपर समाधान इस समस्या का तभी होगा जब हम वेलफेयर स्कीम्स का उन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा पाएंगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. According to the passage, all of the following are true about the strategies used against Maoists except, यानी कि कुछ strategies दी गई हैं जो कि करेक्ट है, एक को छोड़ के, एक कोई गलत यहाँ पे स्टेटमेंट है. The merging of two prominent Naxalite parties into CPIM marked a peak in the strength of Maoist. करेक्ट है. उन्होंने बोला 2000s, अर्ली 2000s में CPIM करके एक पार्टी, दो नक्सलाइट ग्रुप्स ने मिला के एक पार्टी बना ली, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा मजबूती मिल गई, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. तो ये तो इनकरेक्ट हुआ नहीं. इनिशिएटिव्स लाइक सलवा जुदुम, विच ये बैकफायर कर गई थी ना. ये योजना क्या थी कि हम ट्राइबल लोगों को ही माओइस्ट के अगेंस्ट में खड़ा कर देंगे, हम ट्राइबल लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देंगे, हथियार प्रोवाइड कराएंगे. लेकिन ये जो सब स्कीम थी, ये जो तरीका था, ये हमारी सरकारों के ऊपर ही बैकफायर कर गया. ठीक है. इनिशिएटिव्स लाइक सलवा जुदुम विच इन्वॉल्व्ड आर्मिंग ट्राइबल्स हैव इफेक्टिवली काउंटर्ड माओइस्ट प्रोपेगेंडा एंड गेन्ड वाइड स्प्रेड सपोर्ट. इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि वो इफेक्टिवली माओइस्ट प्रोपेगेंडा को नहीं रोक पाए, बल्कि ये सरकार को ही भारी पड़ गया ये कदम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Arrange the following sentences to form a coherent paragraph. अब कुछ sentences given है, इनको हमने एक पैसेज में बनाना है. European football has just witnessed the rise and fall of a multi-billion sporting empire in less than 3 days. बोल रहे हैं यूरोप की फुटबॉल का जो एम्पायर है, यूरोप का जो फुटबॉल है, उसने 3 दिन से भी कम समय में एक बहुत बड़े स्पोर्टिंग एम्पायर के बनने और उसके ढह जाने की घटना को विटनेस करा है, घटना को देखा है. ठीक है. The plans to form a league of elite super rich clubs who were to be given membership in perpetuity with no need of qualification or fear of relegation. बोल रहे हैं एक प्लान था कि एक सुपर इलाइट लीग बनाई जाए. इलाइट लीग मतलब जो बड़ी बड़ी प्रचुर टीमें हैं, फेमस टीमें हैं, सुपर रिच टीमें हैं, उनको जोड़ा जाए, सुपर रिच क्लब्स जोड़े जाएं, हु वर गिवन, जिनको बिना कोई क्वालिफिकेशन के, बिना कोई कि भाई हाँ ये बहुत अमीर है इसलिए इसका मेंबर हो सकते हैं, ये टॉप रैंकिंग में आते हैं ये इसलिए इसका मेंबर हो सकते हैं, और ना ही उनको कभी भी हम निकालेंगे. इस तरीके से उनको मेंबरशिप दे दी गई. स्ट्रक एट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्टिंग मेरिटोक्रेसी. तो स्पोर्ट्स में एक प्रिंसिपल चलता है कि जो टीम अच्छी होगी वो टीम अंदर रहेगी, जो टीम अच्छी नहीं होगी वो बाहर रहेगी. आपने कभी देखा है कि स्पोर्ट्स में आप इस तरीके से जा पाते हैं? MS धोनी की अगर हम कहानी पढ़ते हैं तो उन्होंने भी कितना स्ट्रगल करा है. किसी के अगर रिश्तेदार होते और तो उनको उस टीम में जगह मिल जाती है, ऐसा कभी देखा है? जो जितने भी आप इस वक्त इंडियन क्रिकेटर्स देखते हैं या पहले भी देखते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, क्या वो केवल रिश्तेदारी के बेस पर टीम में टिके हुए हैं? अगर खेलेंगे नहीं, रन नहीं बनाएंगे और भाई हम फलाने बंदे के रिश्तेदार हैं, हम देश के PM के रिश्तेदार हैं इसलिए हम क्रिकेट में हैं, तो ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं. वो तो मेरिट के बेसिस पर चलता है. तो इस प्रिंसिपल को क्या करता है, स्ट्रक करता है, उसके ऊपर हमला करता है. ये जो पूरी लीग थी ये इसके ऊपर हमला कर रहे थे. It was an attempt at a great heist and it met with very hostile public opinion. बोल रहे हैं कि ये कुछ बहुत बड़ा चोरी का, कुछ बहुत बड़ा रॉबरी का प्लान था. अब क्या चोरी करना था? उनने पूरी की पूरी ये जो प्रिंसिपल है उसी को ख़त्म कर देना था और इसको बहुत ही हॉस्टाइल, बहुत ही कठोर पब्लिक ओपिनियन से जूझना पड़ा. ठीक है. ESL's base was, अब ESL क्या है हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर हम एस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे ESL यूरोपियन सुपर लीग ये बोला गया, तो हमें पता चल गया कि एस स्टेटमेंट पहले है. अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन एस स्टेटमेंट पहले आएगा, आर बाद में. यहाँ पे देखो आर पहले एस बाद में है, यहाँ पे SR है, SR है, SR है, तो ए तो हमारा एलिमिनेट हो गया. बोल रहे हैं कि ESL जो है उसका आधार क्या था? साफ था द ग्रीड ऑफ बिगेस्ट क्लब्स ऑफ यूरोप. जो
यूरोप के सबसे बड़े बड़े क्लब्स हैं उनका जो लालच था यही उसका आधार था, एक्सेप्ट द वंस फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस, और केवल जर्मनी और फ्रांस के क्लब्स को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने शायद इसको ज्वाइन नहीं करा था। हु डिडंट ज्वाइन, जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं करा था। द प्लान्स टू फॉर्म द ब्रेकअवे 20 टीम यूरोपियन सुपर लीग are in disarray as English and Italian clubs have pulled out of the proposed league. बोल रहे हैं कि ये जो प्लान था कि 20 टीम का ये यूरोपियन सुपर लीग बनाया जाए वो अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंग्लिश और इटालियन क्लब्स ने अपने नाम वापस ले लिए हैं इस लीग में से। फुटबॉल लीग्स इन यूरोप हैव अ रिच एंड चेरिश हिस्ट्री। यूरोप के जो फुटबॉल लीग्स हैं उनका बहुत ही अमीर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चेरिश्ड इतिहास है, जिसका लोग गुण गाते हैं, वैसा इतिहास है। विद फैन लॉयल्टीज गोइंग बैक 4 और इवन मोर जनरेशंस। और फ़ैन जो हैं वो अगर किसी एक टीम के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आज से जुड़े हुए हैं, उनकी 4 जनरेशन, उससे पहले की जनरेशन उन टीम्स के साथ में जुड़ी हुई हैं, इतना पुराना इनका इतिहास है। तो देखो, सबसे पहले तो घटना कहाँ की है उसके बारे में एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया गया। तो कहाँ दिया गया? पी स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन किया गया कि यूरोपियन फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक मल्टी बिलियन स्पोर्टिंग एम्पायर जो है 3 दिन से भी कम समय में खड़ा भी हुआ और गिर भी गया। ठीक है, हुआ क्या था कि एक प्लान था कि हम 20 टीम्स की यूरोपियन सुपर लीग बनाएंगे। ठीक है, ये सेकंड था। अब इसका आधार क्या था? इसका आधार था लालच, बड़े बड़े क्लब्स का लालच। फिर ये प्लान था सुपर रिच क्लब्स बनाने का, ये अब ख़त्म होता इसमें क्या था, उनको अनंत काल तक बिना कोई क्वालिफिकेशन के, बिना कोई मार्किंग के उनको टीम की सदस्यता दी जानी थी, इस लीग की सदस्यता दी जानी थी, जो कि स्पोर्ट्स का जो प्रिंसिपल है मेरिट का, उसके सिद्धांत के अगेंस्ट था। सो ये हो गया 4th पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? PSRQ, ऑप्शन बी इसका। ट्रबल इज ब्रूइंग फॉर ट्री ग्रोअर्स। ब्रू करना मतलब जैसे चाय पकाते हैं ना, तो उसको ब्रू करना बोला जाता है, चाय को पकाने को। तो बोल रहे हैं कि ट्रबल जो है वो बढ़ रहा है टी ग्रोअर्स के लिए, ऑर्चिडिस्ट के लिए एंड अदर फार्मर्स इन रेन डेफिशिएंट हिमाचल प्रदेश एज एग्रीकल्चर इज लार्जली रेन फेड। अब हिमाचल प्रदेश के इलाकों में इरिगेशन फैसिलिटीज़ जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके हैं वहाँ पे है, वैसी नहीं है। वहाँ पे जो किसान हैं वो बेसिकली बारिश के ऊपर ही निर्भर करते हैं। क्यों? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हिली टेरेन्स हैं, वहाँ पे पाइप्स को इतनी पहाड़ी के ऊपर पहुँचाना, पानी को इतने ऊपर तक पहुँचा पाना पॉसिबल नहीं है, संभावनाएं नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे वैसे भी टेरेस फार्मिंग की जाती है, उसमें इरिगेशन फैसिलिटी इस तरीके से नहीं हो पाती, तो वो लोग बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं। तो बोल रहे हैं क्योंकि बारिश की कमी है हिमाचल प्रदेश में भी, तो इस वजह से टी ग्रोवर्स हो गए, ऑर्चर्ड्स, यानी कि ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड होता है जैसे कि ग्रेप का होता है, एक तरह से बगीचा। ठीक है, एक ही फ्रूट का वो पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक ही फ्रूट उसमें लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्डिस्ट हो गए या दूसरे किसान हो गए, वो क्या कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी समस्या बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बारिश के ऊपर निर्भर करता है और बारिश जो है कम है। With over 70% deficiency in rainfall and scanty snow witnessed since January, बोल रहे हैं जहाँ पे 70% से भी ज़्यादा कमी आई है रेनफॉल में, और स्नोफॉल भी जनवरी में बहुत कम हुई है। द फार्मर्स, अब स्नोफॉल का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? किसानी से, खेती से, कि कुछ जैसे एप्पल के बगीचे हैं उनको ठंड चाहिए, कुछ और लीची वगैरह के बगीचे उनको ज़्यादा ठंड चाहिए, वो ज़्यादा ठंड में पनपते हैं, बनते हैं। दूसरी चीज़, स्नो कम होएगी तो वाटर जो है नदियों में वो भी कम आएगा। ठीक है, द फार्मर्स आर सफरिंग सीवियर क्रॉप फेलियर इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें हुई हैं तो किसान जो हैं अब बहुत भारी क्रॉप फेलियर से जूझने वाले हैं, चाहे बात क्वालिटी की हो कि उनकी क्वालिटी ख़राब होएगी, चाहे बात क्वांटिटी की हो कि जैसे जितनी जगह में पहले जितना उगाया जाता, मान लो 7 क्विंटल पहले एक खेत में उगाया जाता था, छोटे 100 हेक्टेयर के खेत में मान लो 50 क्विंटल उगाया जाता था, तो अब उसी 100 हेक्टेयर के खेत में शायद 25 क्विंटल हो गए, 45 क्विंटल हो गए, मतलब कमी होगी क्वांटिटी में। In the Kullu Valley, the apple producers are worried that owing to the inadequate amount of chilling time, their fruit of labor would be hit
वही ठंड की कमी की वजह से। तो कुल्लू वैली में जो एप्पल के प्रोड्यूसर्स हैं वो चिंता में हैं, क्योंकि कम चिलिंग टाइम यानी कि ठंडियाँ जो थी वो कम थी, तो इस वजह से उनका जो इतने मेहनत का खून पसीने का फल है उसको नुकसान होएगा। पियर एंड चेरी प्रोड्यूस इज सिमिलरली डिपेंडेंट अपॉन चिलिंग आवर्स। पियर भी ठंडी के ऊपर निर्भर करता है, चेरी भी ठंड के ऊपर निर्भर करता है, तो ये भी उसी प्रकार से चिलिंग आवर्स के ऊपर निर्भर करते हैं। फार्मर्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हैव ऑल्सो बीन अफेक्टेड बाय, अब ऑल्सो आ गया मतलब ये पहले कुछ एग्जाम्पल दिया होगा उसके बाद में आएगा, यानी कि पहले हमारा क्यू स्टेटमेंट हो सकता है उसके बाद में आर आ सकता है, ठीक है। तो affected by the drought-like conditions, as a 30-40% reduction in wheat yield is feared because the crop is stunted। बोल रहे हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं वो भी परेशान हैं, उनको वो भी प्रभावित हुए हैं क्योंकि वहाँ पे भी ड्राउट लाइक सूखे जैसी स्थिति बन गई है और 30 से 40% जो है उनकी वीट की फसल में कमी आई है, कमी देखने का डर है, अनुमान है, क्योंकि क्रॉप जो है वो स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब छोटी है। Cattle are being fed wheat as there is shortage of water in some areas। कैटल को हम वीट खिलाने पे मजबूर हो गए क्योंकि वहाँ पे फॉडर मतलब गाय का चारा जो होता है उनकी कमी हो गई है कुछ इलाकों में। Earlier the vegetable farmers of Solan faced tough times as their yield was reduced to half। इससे पहले वेजिटेबल फार्मर्स जो थे सोलन के इलाके में वो लोग भी परेशान थे, उन्होंने भी बुरे समय देखा है क्योंकि उनके जो सब्जियों की उपज है वो आधी से भी कम हो गई थी। द ड्राई वेदर हैज़ विल्टेड द फेमस टी लीव्स इन कांगड़ा वैली इम्पैक्टिंग द प्रोडक्शन बाय वूपिंग 75%। जो ये सूखा पड़ा हुआ है, ड्राई वेदर है, इसने जो फेमस कांगड़ा वैली की टी लीव्स हैं उनको विल्ट करा है, उनको परेशान करा है। कैसे? उनकी जो प्रोडक्शन है वो 75% से गिर गई है। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि पी जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे घटनाक्रम की शुरुआत की गई है कि भाई उनके लिए परेशानी बनी है क्योंकि सूखा जैसे हालात बन गए हैं, बारिश कम हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि हमने शुरुआत सबसे पहले टी ग्रोवर्स की करी तो पहले टी ग्रोवर्स के बारे में बता दिया एस स्टेटमेंट में कि सूखे की वजह से फेमस जो कांगड़ा वैली की चाय है वो स्टंटेड हो गई है, वो परेशान हो गई क्योंकि उसकी प्रोडक्शन 75% से कम हो गई है। फिर उसके बाद में आ जाएगी, देखो पहले टी ग्रोवर्स की बात होगी, फिर बात करते हैं ऑर्चर्डिस्ट की कि वो कैसे प्रभावित होंगे। तो ऑर्चर्डिस्ट प्रभावित होंगे क्योंकि ठंड की कमी है, इसलिए उनका सेब, पेयर, चेरी जैसे फल जो है उनको ठंडे टाइम की ज़रूरत होती है, तो वो प्रभावित हो रहे हैं। फिर लास्ट आ जाता है फार्मर्स की बात कि भाई फार्मर्स जो हैं बिलासपुर के, उनकी क्रॉप क्योंकि स्टंटेड है तो वो भी परेशान है। तो अरेंजमेंट क्या बन गया? PSQR ऑप्शन सी इज करेक्ट। Children below the age of 14 were not allowed to participate in the cooking competition। participate की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। participate के स्पेलिंग क्या होते हैं? PARTICIPATE। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, किसी चीज़ में भाग लेना, हिस्सा लेना, ठीक है। तो पार्टिसिपेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। After I complete my training program, I will have been joining a team of astronauts। जब मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूँगा तो I will have been जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। I will be joining होगा, ओके। I will be joining, I will क्यों होगा? क्योंकि प्रिपेयरिंग ING लिखा है तो I will be joining होगा। So I will have been joining के बजाय I will be joining a team of astronauts। Option A is correct। Earlier he was feeling better but things took a turn for the bad। कि पहले चीज़ें जो हैं, पहले वो अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन जब चीज़ें अच्छा महसूस कर रहा था, बेटर था, मतलब पहले उसकी स्थिति बैड थी, बैड से वो बेटर हुआ, लेकिन अब चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं तो थिंग्स टर्न फॉर वर्स्ट, और ज़्यादा गंभीर हो गई हैं, ठीक है। सो वर्स्ट, अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के भेस में सुख। समथिंग दैट सीम्स गुड
बट इज़ हार्मफुल फॉर यू, कुछ ऐसी चीज़ जो अच्छा दिख रहा है लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायक है, ये नहीं होता है, इसका विपरीत होता है। समथिंग दैट सीम्स बेस्ट बट प्रोवाइड सम बेनिफिट। ब्रेक, ब्रेक का मतलब बीच में से तोड़ देना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होएगा, किसी चीज़ को आपने तोड़ दिया तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जोड़ने को क्या बोलता है, मेंड। क्या बोलते हैं, मेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिवाइड मतलब अगेन बांटना, स्प्लिट मतलब बांटना, ब्रीच मतलब किसी चीज़ का तोड़ देना, किसी चीज़ को जैसे घेरा है उसको तोड़ दिया, उसको ब्रीच कर दिया। सो ऑप्शन बी मेंड इज करेक्ट। अ प्लेस ऑफ बरियल, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, मृत लोगों को ही दफनाया जाता है, तो उसको बोला जाता है सिमेट्री। क्या बोला जाता है, सिमेट्री। बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब जिस घर में आप रह रहे हैं वो बिल्डिंग ही है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो भी बिल्डिंग है। लेबोरेटरी, जहाँ पे जांच वगैरह की जाती है, टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी जैसे कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी हो सकती है, जहाँ पे आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सिमेट्री इज करेक्ट। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग मतलब आगामी, आने वाली। एंटोनिम क्या होएगा, आगामी, आने वाली, मतलब जो पहले हो चुका है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। लार्ज, बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव, बहुत व्यापक, एडवेंचरस, बहुत ही साहसिक, और पास्ट मतलब बीता हुआ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। I will celebrating New Year at my old residence as usual. I will be celebrating. I will be celebrating. Option B is correct. Why don't you throw this paper on the dustbin? आप डस्टबिन के ऊपर नहीं फेंकते, आप in the dustbin, डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं। Why don't you throw this paper in the dustbin, not on the dustbin? In. बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि गोल गोल किसी बात को बोलना, आप उस बात पे डायरेक्टली नहीं आ रहे। जैसे कि आपके घर में कोई आ गया है तो दोपहर के टाइम पे, तो आप चाहते हैं कि वो आपके सोने का टाइम, आप उसको सीधे सीधे नहीं बोल पा रहे कि भाई अब जा तू, हमने सोना है। तो बोल रहे हैं हाँ इस टाइम पे तो हम अक्सर सोए हुए होते हैं, तो आप आज आ गए तो इसलिए आपको जगे हुए मिल गए, जल्दी आ गए, तो नहीं तो हमने तो अभी तक सो जाना था। अब आप उसको गोल गोल घुमा के बता रहे हैं कि भाई हमारा सोने का टाइम है, आप जाओ, बट वो है ढीठ बेचारा, समझ ही नहीं रहा। सो टू बी परसिस्टेंट एंड परसुइंग अ गोल, अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बहुत दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना, इनकरेक्ट। टू बी इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर, जल्दी गुस्सा आना। टू बी डायरेक्ट एंड फॉर्मल, इनकरेक्ट। टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली या डायरेक्टली, करेक्ट, कि भाई आप सीधे सीधे बात नहीं कर रहे, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर whom she regarded as the goddess of bravery। तो आप अपनी माँ को याद करते हो, वो उनको या तो ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है, श्रद्धांजलि देते हैं, होमेज देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी कहानियों के ज़रिए अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनको आप बहादुरी की एक मिसाल, बहादुरी की एक देवता मानते थे। तो फ्रस्ट्रेशन, पेड फ्रस्ट्रेशन टू हर मदर, फ्रस्ट्रेशन मतलब गुस्सा निकालना, ठीक है, असंतोष जताना। सेंटहुड, सेंटहुड मतलब संतता, आपने अपनी माँ को संतता आप नहीं दे सकते, आपकी माँ को संतता कुछ संगठन, संस्थान, प्रक्रिया के तहत मिलती है। एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूटनेस मतलब कंप्लीटनेस, तो आपकी मदर को आप कंप्लीटनेस दे ही नहीं सकते। होमेज, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, बहुत ही फ्रेंडली। अब इसका सिनोनिम क्या आएगा, फ्रेंडली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्राउड मतलब बहुत ही गर्वित, या फिर प्राउड का मतलब अभिमानी भी हो सकता है। जनरस, जनरस मतलब उदार। हार्श मतलब कठोर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंडली इज करेक्ट। वंस देयर वॉज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शीप। एक बार एक लड़का था जो बोर हो गया था विलेज शीप्स को देखते देखते। कहाँ पे, ऑन द हिल साइड। वो क्या कर रही थी, घास चर रही थी। टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही सैंग आउट वुल्फ वुल्फ, द वुल्फ इज चेजिंग द शीप। तो अपना मनोरंजन करने के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वुल्फ आ गया, वुल्फ आ गया, बचाओ बचाओ, भेड़ों को खा जाएगा। When the villagers heard the cry, they came dash the hill to drive the wolf away। जब विलेजर्स ने उसकी बातें सुनी, जोर जोर से चिल्लाना सुना, तो वो भागते हुए आए कि हम वुल्फ को भी मार के भगाते हैं। बट वेन दे अराइव दे सॉ नो वुल्फ, लेकिन जब वो आए तो वहाँ पे कोई वुल्फ नहीं था। द बॉय वॉज अम्यूज्ड व्हेन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, उसको बड़ा मज़ा आया, वो बड़ा इन्जॉय कर रहा था जब उनके गुस्से भरे चेहरे देख रहा था। तो
डोंट स्क्रीम वुल्फ बॉय वार्न द विलेजर्स व्हेन देयर इज नो वुल्फ। लोगों ने बोला कि वुल्फ वुल्फ मत चिल्लाओ जब कोई भेड़िया नहीं है तो। दे एंग्रीली वेंट बैक डाउन द हिल, फिर वो नीचे चले गए पहाड़ी के। अब डाउन द हिल से हमें पता चल रहा है कि जब वो भागते हुए आए तो दे केम अप द हिल होगा, ठीक है। लेटर द शेपर्ड बॉय क्राइड वंस अगेन। बाद में वो जो शेपर्ड लड़का था वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, कि भेड़िया आ गया बचाओ बचाओ। फिर जब विलेजर्स आए दे सॉ देयर वाज नो वुल्फ, दे सेड स्ट्रिक्टली, फिर उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको बोला, सेव योर डैश क्राई फॉर व्हेन देयर इज रियली अ वुल्फ, डोंट क्राई वुल्फ व्हेन देयर इज नो वुल्फ, कि अपनी ये जो रोने वाली पुकार है, दर्द भरी कराह है, इसको तब के लिए बचा कर रखो जब सच में भेड़िया आ जाए। जब तक भेड़िया नहीं आए तब तक वुल्फ वुल्फ मत चिल्लाओ। लेटर द बॉय सॉ अ रियल वुल्फ स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लॉक, फिर बाद में उसको एक असली का भेड़िया दिखाई दे गया अपनी भेड़ों के आसपास घूमता हुआ। अलार्म्ड ही जंप ऑन हिज फीट एंड क्राइड आउट एज लाउड एज ही कुड, फिर वो एकदम से खड़ा हो गया और उसने ना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, वुल्फ वुल्फ। लेकिन गाँव वालों को क्या लगा कि ये फिर से हमारा मजाक उड़ा रहा है, फिर से हमें बुद्धू बना रहा है। सो दे डिडंट कम टू हेल्प, फिर वो आए नहीं उसको बचाने के लिए। एट सनसेट द विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय हु हैडंट रिटर्न्ड विद देयर शीप्स, फिर शाम के समय में लोगों को चिंता हुई कि लड़का अभी तक हमारी भेड़ें लेकर आया नहीं, तो वो उसको ढूंढने गए। व्हेन दे वेंट अप द हिल दे फाउंड हिम डैश ऑल एज ऑल द शीप्स वर डेड, और जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने उसको बड़े दुखी बेचारा रोते हुए देखा, क्योंकि सारी भेड़ें जो हैं वो मर चुकी थी। Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep laughing on the hillside, तो भेड़ें हंस रही थी, रिसीविंग भेड़ें कुछ पा रही थी, असिस्टिंग भेड़ों को असिस्ट कर रहा था वो, या भेड़ें ग्रेज कर रही थी। सो भेड़ें ग्रेज कर रही थी, ग्रेज करना मतलब घास चरना। When the villagers heard the cry they came रनिंग ड्राइविंग, वो गाड़ियाँ लेकर आए। वॉकिंग डाउन और रनिंग डाउन नहीं होगा क्योंकि बाद में वो नीचे उतर के गए थे, ठीक है। सो यहाँ पे रनिंग अप द हिल होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेव योर डैश क्राई, फ्राइटन मतलब डरी हुई, तो डरी हुई अपनी चीख पुकार तब के लिए बचा के रखो जब सच में वुल्फ आ जाए। लाफेबल हंसने योग्य, फनी मजाकिया, मफल्ड मतलब धीमी आवाज़, तो जब आप डरेंगे तब धीमे से नहीं बोलेंगे, आप जोर से चिल्लाएंगे, फ्राइटन डरी हुई आवाज़ें। बट द विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज फूलिंग देम अगेन, उनको मजाक उड़ा रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। When they went up the hill, they found him dash singing, उसकी भेड़ें मर गई इसलिए वो गाना गा रहा था। हैप्पी, उसकी भेड़ें मर गई इसलिए वो बड़ा खुश था। डांसिंग, वो नाच रहा था कि उसकी भेड़ें मर गई। या वीपिंग, रो रहा था क्योंकि उसकी भेड़ें मर गई, सो ऑप्शन डी रो रहा था। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।